पटना से भागलपुर के लिए मुझे ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट में जगह मिली उसमें एक मारवाड़ी खानदान भी सवार था। एक मोटा सा सेठ, उससे भी मोटी सेठानी और उन दोनों की फरबही का मुरक्कब एक गोल मटोल सा लड़का जिसकी उम्र तो 10-11 बरस से ज्यादा न थी, लेकिन जिस्म का फैलाव अपने सिने विसाल से कहीं आगे निकला हुआ था। सामान के तौर पर उनके साथ 6 बड़े बड़े ट्रंक और बिस्तर थे, 5 बोरियां और 3 टोकरियां जिनमें मैले कुचैले कपड़े, जूते, टोपियां, चिमटे, फल वगैरह अटाअट भरे हुए थे। अचार का मर्तबान, 2-3 नाश्तादान, अंगीठी, कोयले, गड़वियां, थाल, 2 बाल्टियां जिनमें स्टेशन के नल से पानी भरकर कंपार्टमेंट में रख लिया गया था। डब्बे के एक कोने में खुश्क मट्टी की ढेरी थी जिसे साबुन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट क्लास का गौसल खाना नापाक समझा जाता था, इसलिए सेठ, सेठानी और उनके फर्जंदे अर्जुमंद डब्बे में ही कुल्लियां करते थे। मट्टी मल मल कर हाथ धोते और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अंगीठी सुलगाकर पूरियां, भाजियां और हलवे गर्म करके तनावुल फरमाते थे। फुर्सत के औकात में वो ऊँघते थे, खर्राटे लेते थे और जोर जोर से डकारे मारते थे। चंद ही घंटों में कंपार्टमेंट की फजा में मछली की दुकान जैसा नक्शा जम गया। वही बू, वही कसाफत, वही भिनभिनाती हुई मक्खियां, वही गुलगपाड़ा। क्योंकि सेठ साहब और सेठानी सांस तोड़े बगैर ऊंची आवाज में लगातार अपनी घरेलू सियासत पर तबसरा करने के शौकीन थे। इस दौरान उनका फर्जंदे दिलपजीर भी कभी एहतजाजन, कभी असबातन अपनी चीखों पुकार का इजाफा करता रहता था। सेठानी को गालिबन पुराने दमे की शिकायत थी, क्योंकि जब वो खाती या बोलती या डकारे न ले रही होती तो वो बड़ी शिद्दत से खांसती थी और खंगार कर गाय के मक्खन की तरह जर्द बलगम अपनी सीट के नीचे थूकती जाती थी। बाहर गर्द थी और इंजन से भक भक निकलता हुआ धुआं। मीलों तक एक बेकैफ और उदास यकसानियत छाई हुई थी। खेतों में चरते हुए नहीफ और नजार मवेशी, गदले गदले जौहड़ों पर कपड़े धोती हुई, पानी भरती हुई औरतें, कहीं कहीं किसी जानवर की लाश पर कुत्तों और गिद्धों का हुजूम, किसी जगह क़ज़ाए हाजत के लिए सर झुकाए रेल की तरफ पीठ करके बैठे हुए बेतकल्लुफ इंसान, आबादियों के आसपास धूल में अटे हुए लड़के जो गाड़ी को देखकर उस पर थूकते थे, पत्थर मारते थे और अपनी गलीज धोतियां कमर से ऊपर उठाकर मुसाफिरों का मुंह चढ़ाते थे। स्टेशनों पर मैली वर्दियों में मलबूस टिकट चेकर भेड़ियों की तरह मंडलाते फिरते थे और मुड़ी तुड़ी हड्डियों वाले अपाहज छोकरे, अंधी औरतों और जजाम के मारे हुए भिखारी अनगिनत खुदाओं का वास्ता दे देकर खैरात मांग रहे थे। अपने कंपार्टमेंट के अंदरूनी और बैरूनी माहौल से उकता कर मैं डाइनिंग कार में जा बैठा। यहाँ पर एक और तरह का हड़बोंग मचा हुआ था। एक कुर्सी पर भागलपुर के बैरिस्टर नूरुल हसन बैठे हुए थे। ये छोटे कद के फरबा अंदाम गोल मटोल बुजुर्ग थे। उन्होंने हल्का नीला सूट ज़ेबेतन किया हुआ था जिसकी पतलून उनके भारी भरकम पेट पर यूं टिकी हुई थी जैसे किसी मटके के पैंदे पर एक तंग सा गिलाफ चढ़ा दिया गया हो। उनकी फूलदार बोटाई गर्दन के ढाले गोश्त की झुर्रियों में दबी हुई थी और उनकी तेज सुर्ख रंग की तुर्की टोपी का मोटा सा काला रेशमी फुंदना गर्दन की हर जुम्बिश के साथ घड़ी के पेंडुलम की तरह रक्स करता था। बैरिस्टर साहब ने अपनी सफेद घनी मूंछों को फिक्सों के ताव देकर सेट किया हुआ था और वो उनके दोनों गालों पर नंगी संगीनों की तरह इस्तादा थी। बैरिस्टर साहब के सामने भागलपुर की राष्ट्रीय स्वयं सेव सिंह के करता धरता कुमार इंदर देव नारायण सिंह विराजमान थे। शरीरा बदन, निकलता हुआ कद, बंद गले का रियासती वज़ा का कोट, चौधपुरी बर्जस, सर पर बांगे अंदाज में तिरछी हुई फ्लैट जिसमें बेश कीमत हीरों का ब्रोच लगा हुआ था, मुंह में पाइप, बगल में बैद की नाजुक सी छड़ी और हाथ में 2 बड़े बड़े गजबनाक और भयानक शिकारी कुत्तों की जंजीरें जो उनके दाएं बाएं चौकीदारों की तरह बैरिस्टर नूरुल हसन की तरफ यूं देख रहे थे गोया चश्मे जदन में लपक कर उन्हें जख्मी मुर्गाबी की तरह दबोचने लगे हों। कुमार साहब के पीछे एक कुर्सी पर सत्यनारायण पांडे बैठा था जो बैक वक्त उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, मसाहिब, कानूनी मुशीर, बॉडीगार्ड और हर किस्म की दलाली के फराइज सरंजाम दिया करता था। सत्यनारायण पांडे ने सफेद धोती और बारीक तनजेब का बंगाली कुर्ता पहना हुआ था जिसमें उसके कसरती जिस्म के पट्टे बड़ी सफाई से झलक रहे थे। उसके सर पर खद्दर की गांधी टोपी थी जिसके किनारे से उसकी घनी चुटियां निकलकर एक कान के करीब बिच्छू के डंक की तरह बल खा रही थी। उसके हाथ में बहुत सी जंजीरों का गुच्छा था जिनके साथ अनवाउ अक़साम के छोटे बड़े कुत्ते बंधे हुए थे और डाइनिंग कार में आने जाने वाले मुसाफिरों पर मुख्तलिफ आवाजों में भौंक रहे थे। कुमार इंदरदेव नारायण सिंह बड़े जोर शोर से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सियासत पर गरज बरस रहे थे और नूरुल हसन की तोंद में बार बार उंगलियां चबोकर उन्हें खबरदार कर रहे थे कि अगर आपके जना साहब ने पाकिस्तान का मुतालबा तर्क न किया तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की जिंदगी हराम हो जाएगी। बेचारे बैरिस्टर साहब बरंजाने मरंज के बुजुर्ग नजर आते थे और भीगी बिल्ली बने बड़े तहम्मुल से कुमार साहब की लान तान बर्दाश्त कर रहे थे। एक बार उन्होंने अपनी तुर्की टोपी उतारकर मेज पर रखी तो कुमार साहब का एक अल्सेशन कुत्ता जुबान निकालकर फुंदना चाटने लगा।
बैरिस्टर साहब ने जल्दी से टोपी उठाकर सर पर रख ली तो कुत्ते ने अपने अगले पांव उनकी तोंद पर रख दिए और थूथनी उठाकर उनके सर की जानिब लपका। ये नजारा देखकर सत्यनारायण पांडे अपनी जगह से उठा और कहकहा लगाकर कहने लगा, मौलवी जी जरा संभल के, ई कुत्तो बड़ा जालिम होवत, तुमरी टोपिया का फुंदनवा ई को भड़कावत जावत हो। अपन तो ख्याल है कि जान बचाना चाहत हो तो ई टोपिया उतार के बाहर फेंक दियो। हाँ, जय श्री गणेश जी की। कुमार इंदर देव नारायण सिंह ने कुत्ते को खींचकर पीछे हटाया और आंख मारकर सत्यनारायण पांडे को खामोश रहने का इशारा किया। उसने कुर्सी पर बैठकर गांधी कैप सर से उतारी और अपनी चुटिया को मरोड़ मरोड़ कर बैरिस्टर नूरुल हसन की मूंछों के मुकाबले पर ताव देने लगा। जब भागलपुर का स्टेशन आया तो बैरिस्टर नूरुल हसन एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुए। कुमार इंदर नारायण सिंह के लिए उनकी ड्रॉप हेडबैग आई हुई थी और सत्यनारायण पांडे अपने दर्जन भर कुत्तों के साथ एक वैगन में जमकर बैठ गए जो कुमार साहब ने खास इसी मकसद के लिए बनवाई थी। इसमें कुत्तों के लिए अलग अलग स्प्रिंगदार नशिस्तें थीं और हर सीट के ऊपर ताज़ा हवा के लिए जाली से ढंपे हुए गोल गोल सुराख थे। ये वैगन कुत्तों की सवारी के अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वॉलंटियर्स के लिए मोहल्लिक हथियार सप्लाई करने का फर्ज भी सरअंजाम देती थी और हिंदू मुस्लिम फसादात के मौके पर मुसलमान लड़कियों को अगवा करने का काम भी इसी से लिया जाता था। भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए वहां के कलेक्टर मिस्टर एडवन टेरी प्रीडो खुद आए हुए थे। वो मुझे सीधे अपने बंगले पर लंच के लिए ले गए। वहां पर उन्होंने मेरा तारुफ डीआईजी, एसपी और डीएसपी से करवाया। ये सब अंग्रेज अफसर थे और गालिबन मेरा जायजा लेने के लिए कलेक्टर के यहाँ जमा हुए थे। खाने के बाद मैंने दफ्तर जाकर असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे का चार्ज संभाला और सिविल क्लब के एक कमरे में रिहाइश इख्तियार कर ली। असिस्टेंट कमिश्नरी का चार्ज लेते ही मैं नौकरशाही के एक ऐसे खुद साख्ता जिंदान खाने में महबूस हो गया जिसकी तन्हाई जेल में आदि मुजरिमों की काल कोठरी से भी ज्यादा संगीन थी। भागलपुर की आबादी 2.5-3 लाख से ऊपर थी, लेकिन ज़िला इंतजामिया के ऊपर वाले 8-10 अफसरान आला कोल्हू के बैल की तरह सिर्फ अपने ही मखसूस दायरे में चक्कर काटने पर मजबूर थे। सिविल लाइन में ये एक दूसरे की हमसायगी में रहते थे और शाम को क्लब में जमा होकर एक दूसरे के साथ ही टेनिस, बिलियर्ड या ब्रिज खेलते थे। बारी बारी से एक दूसरे के लिए शराब का ऑर्डर देते थे और बाहम मौका पाकर एक दूसरे के खिलाफ हस्बे तौफीक चुगलियां भी खा लेते थे। वक्तन फवक्तन घरों में दावतों का एहतमाम होता था तो मेजबान और मेहमान भी यही 8-10 खानदान होते थे। अफसराने बाला के इस छोटे से हलके का बाकी मांदा दुनिया के साथ बस इतना ही राबिता और वासिता था जितना कि एक ब्राह्मण को शूदर के साथ हो सकता है। जिला भागलपुर के अंदरूनी मज़ाफ़ात में 15-20 ऐसे अंग्रेज खानदान भी थे जो एक 2-2 पुश्त से वहां आबाद थे। ये लोग अक्सर नील का कारोबार करते थे या बड़ी बड़ी जागीरों पर फॉर्म बनाकर नफा बख्श जमींदारी चलाते थे। उनमें अक्सरियत ऐसे अफराद की थी जिन्होंने कभी ख्वाब में भी इंग्लिस्तान न देखा था, लेकिन बात बात पर हिंदुस्तान के मुकाबले में होमलैंड के मौसम, होमलैंड के दूध, होमलैंड के मक्खन और होमलैंड की सफाई और नफासत के हवाले से ऐसी बेसाख्तगी और चर्ब जुबानी से देते थे कि गोया अभी अभी रुदबारे इंग्लिस्तान को उबूर करके यहाँ वारद हो रहे हों। महीने में एक बार ये लोग शॉपिंग के लिए शहर आते थे और क्लब में बैठकर सरगोशियों में कलेक्टर और डीआईजी और एसपी को अपने अपने इलाकों के सियासी और समाजी कवायद से आगाह कर जाते थे। काले अफसरों को वो इस किस्म की बातचीत के लिए दरखोरे एतना नहीं समझते थे। मुकामी बाशिंदों में से सिर्फ 2 हिंदू भागलपुर क्लब के मेंबर थे। एक कुमार इंदर नारायण सिंह जो राष्ट्रीय सेवक संघ के सदर होने के अलावा जिले के बहुत बड़े जागीरदार भी थे। दूसरे मिस्टर कमल धारी लाल ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता सुलझे हुए वसीउल मशरब रईस थे। यूरोपियन ठाट बाट से रहते थे और महीने में 1-2 बार बड़े शानदार डिनर्स दिया करते थे। उनकी बीवी तो वफात पा चुकी थी, लेकिन 2 बेटियां रनिका और तारा बड़ी सलीकाशार और खुश अखलाक मेजबान थी। दोनों ने बचपन ही से लंदन के ग्रामर स्कूलों में तालीम पाई थी और उन्हें इसी तौर पर रैनो और टोनो के नाम से पुकारा जाता था। लाल साहब के डोनर दरअसल जिला के इंतजामिया के लिए राबिता आमा का जरिया थे। जब कभी भागलपुर में अमने आमा का कोई संगीन मसला सर उठाता था तो मिस्टर कमल धारी लाल बड़े मौके पर मुतल्लिका फ्रीकैन को अपने डिनर पर मदऊ कर लेते थे और रानो और टोनो की खुशगवार मेजबानी के साय में बाहमी अफहाम तफहीम से कई मुश्किल मरहले तय हो जाते थे। भागलपुर का कोई मुसलमान क्लब का मेंबर नहीं था। एक शाम मिस्टर प्रेडो क्लब में आए तो मुझे एक तरफ ले गए और बड़ी राजदारी से कहने लगे, कमिश्नर की मंजूरी से हमने फैसला किया है कि कल से तुम्हें नत्था नगर का स्पेशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जाएगा। वहां पर राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद झंझनिया एक सिल्क फैक्ट्री तामीर करना चाहते हैं। कुछ लोग उनकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। तुम्हारा काम यह है कि सब रुकावटें दूर करो ताकि कमिश्नर जल्द से जल्द फैक्ट्री का संगे बुनियाद रख सके।
साथ ही उन्होंने मुझे मकामी अमन व अमान मुकम्मल तौर पर बरकरार रखने की तलकीन की और इस सिलसिले में इंद्र देव नारायण सिंह और सेठ बद्री प्रसाद झंझिया के साथ राबिता कायम करने की हिदायत भी दी। नत्था नगर भागलपुर शहर के साथ मुल्हक एक गुंजान आबाद सनती इलाका था। यहाँ पर मारवाड़ी सेठों की कई सूती कपड़े की फैक्ट्रियां थीं। कुछ अरसा कबल सेठ बद्री प्रसाद झंझिया ने वॉर फंड में 1 लाख रुपया चंदा जमा कराकर राय बहादुरी का खिताब हासिल किया था। अब वो कमिश्नर के हाथों पर अपनी नई सिल्क फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखवाकर मुस्तकबिल में एक और गिरांकदर अतिये का ऐलान करने वाले थे। इसके लिए सबको उजलत थी कि ये कार्य खैर जितनी जल्दी सरंजाम हो जाए उतना ही अच्छा है। सेठ साहब ने नत्था नगर के काश्तकारों से फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद तो ली थी, लेकिन बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए एक मनचले हिंदू नौजवान ने बने बनाए काम में खंडर डाल दी। उसने किसान सहायता परिषद के नाम से एक अंजुमन बनाकर ऐलान कर दिया कि किसानों को धोखा देकर जमीन औने पौने दामों खरीदी गई है और जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होता फैक्ट्री की तामीर शुरू नहीं हो सकती। शुरू में उस अंजुमन में कुछ स्कूल के लोंडे, चंद यक्का चलाने वाले, 2-4 पनवाड़ी और कुछ स्टेशन पर मजदूरी करने वाले कुली शामिल थे। दिन भर के काम से फारिग होकर वो कागज की स्याह झंडियां लिए जुलूस की सूरत में निकलते थे और गली कोचों का चक्कर लगाने के बाद उस कताए जमीन में मीटिंग मुनक्किद करते थे, जिसके गिर्द सेठ साहब के इंजीनियरों ने चूने की लकीर खींचकर फैक्ट्री की निशानदही की हुई थी। रोज बरोज तमाशबीनों की तादाद में इजाफा होता गया और रफ्ता रफ्ता अपने फुर्सत के औकात में हर किस्म के लोग बड़े शौक से जौक दर जौक इन मीटिंगों में शामिल होने लगे। सरे शाम फैक्ट्री की जमीन वाला कता इनकलाब जिंदाबाद, मूर्ख सेठ नाश हो, हिंदुस्तान छोड़ दो, नेताजी जय हिंद जैसे अनवाओ इक़साम के नारों से गूंजने लगता। नारे लगाने वालों में अक्सर को ये इल्म न था कि वो किस गरज से इन हरकत में इस कदर जोरों शोर से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन नारों की वबा हैजे की तरह फैलती गई और नत्था नगर के मज़ाफ़ात बड़ी सुर्रत से उसकी जद में आने लगे। नत्था नगर में मुझे कोई नहीं पहचानता था, इसलिए 2-4 रोज मैंने बड़ी आज़ादी से घूम फिर कर वहाँ के हालात का जायजा लिया। रोज़ों के दिन थे, मैं इफ्तार एक मस्जिद में करता, तरावीह के लिए किसी दूसरी मस्जिद में चला जाता। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि झगड़ा तो सेठ के साथ फैक्ट्री की जमीन का था, लेकिन नारे बिल्कुल सियासी नौयत के लग रहे थे और खौफो हिरास बेचारे मुसलमानों में फैला हुआ था। मारो घुटना फूटे आंख। मुसलमानों का फैक्ट्री की जमीन से कोई वास्ता न था, न कांग्रेस के सियासी नारों से कोई ताल्लुक था। फिर भी उनके अजहान खौफ और खतरे के एक आहनी शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए थे। दिन भर उनके चेहरों पर हवाइयां सी उड़ती थीं और सरे शाम वो अपने छोटे छोटे तारीक घरों के किवाड़ बंद करके नत्था नगर के गली कूचों से बिल्कुल गायब हो जाते थे। रात की तारीकी में 1-2 छकड़े भी आते थे। कुछ मुसलमान खानदान उनमें अपना सामान लाद कर और सहमी हुई औरतों और हरासा बच्चों को सवार करके उन्हें अंधेरे ही अंधेरे में बड़ी खामोशी से रुखसत कर देते थे। नत्था नगर से मुसलमानों का ये पुरस्रार इनखला देखकर मैंने वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर बशीर नाथ तिवारी से उसकी वजह पूछी। उसने बगला भगत बनकर अपनी फैली हुई तौंद पर हाथ फेरा और मेरी आंखों में धूल झांकने की बड़ी भोंडी सी कोशिश की। हुजूर, बशीर नाथ तिवारी ने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मुसलमान लोग आजकल रोजा रखते हैं, इसके बाद ईद होती है। ये लोग त्यौहार मनाने के लिए अपने बाल बच्चों के साथ रिश्तेदारों के यहाँ जाया करते हैं। नत्था नगर के मुसलमान बड़े मफलूकुल हाल और गरीब लोग थे। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से दरियाफ्त किया कि ऐसे मुफलिस इंसान अपने बाल बच्चों के साथ छकड़ों पर सामान लाद कर फकत ईद मनाने की गरज से इस कदर कसीर तादाद में कहाँ जा सकते हैं। हुजूर, यहाँ का ऐसा ही दस्तूर है, इंस्पेक्टर ने कतियत के साथ जवाब दिया और नत्था नगर के मुसलमानों के साथ अपने जुमला फराइज मनसबी से कुल्लियतन बरियत ज़िम्मा हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर से मायूस होकर मैंने बराह रास्त मुसलमानों से पूछगछ शुरू कर दी। 20 घरों में जा जाकर दरियाफ्त किया कि वो लोग इस कदर परेशान क्यों हैं और अपने अहलो अयाल और मालो असबाब के साथ नत्था नगर छोड़ क्यों रहे हैं। मस्जिदों में बहुत से नमाजियों से कुरेद कुरेद का सवाल किए, लेकिन सबका बस यही एक जवाब था, बाबू खतरा है। क्या खतरा है, किससे खतरा है, इस बात की वजाहत करने पर कोई आमादा ना होता था। एक मस्जिद के पेश इमाम ने मुझे बताया कि कोई मुसलमान किसी सरकारी अफसर के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें ये खौफ भी है कि अगर उन्होंने सचमुच खरी खरी बात बयान कर दी तो मुकामी पुलिस उन्हें फौरन शरंगेजी फैलाने के इल्जाम में धर लेगी। नत्था नगर के मुसलमानों को इस कदर लबस्ता पाकर एक रात में भागलपुर के बैरिस्टर नूरुल हसन के यहाँ चला गया। उनसे दरखास्त की कि इस मामले की उक़्दा कुशाई में वो मेरी रहनुमाई फरमाए। पहले तो वो बड़ी देर तक टाल मटोल करते रहे, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर उन्होंने मुझसे हल्फ लिया कि अगर नत्था नगर में कभी कोई इंक्वायरी हुई तो मैं हरगिज किसी को ये ना बताऊंगा कि मुझे कोई मालूमात बैरिस्टर नूरुल हसन से भी हासिल हुई थी। मैंने बड़ी खुशी से कसम उठाकर उन्हें यकीन दिलाया कि किसी जगह किसी सूरत में उनका नाम कभी
नहीं आएगा। मेरी यकीन दहानी से मुतमईन होकर बैरिस्टर साहब ने अपनी अंग्रेज बीवी को दूसरे कमरे में भेज दिया। ड्राइंग रूम की खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और मेरे कान के पास मुंह डालकर हल्की हल्की सरगोशियों में बताया कि पिछले 15 बरस से ये रिवाज चल निकला है कि नत्था नगर में जब कोई नई फैक्ट्री तामीर होने लगती है तो उस वक्त यहाँ पर एक आध हिंदू मुस्लिम फसाद जरूर होता है। सेठ साहिबान हिंदू काश्तकारों से फैक्ट्री के लिए जमीन लेते हैं। कुछ लोग कीमतें बढ़ाने के लिए किसानों से एजिटेशन शुरू करा देते हैं। रफ्ता रफ्ता ये एजिटेशन सियासी रंग पकड़ लेती है। इस मरहले पर भागलपुर की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदर कुमार इंद्रदेव सेठों से मुंह मांगी रकम वसूल करता है और उसका सेक्रेटरी सत्यनारायण पांडे अपने मुसल्ला गुंडे मुसलमानों पर छोड़कर हिंदू मुस्लिम फसाद करवा देता है। कुछ मुसलमान मारे जाते हैं, चंद मुसलमान लड़कियां अगवा हो जाती हैं। किसान अपनी एजुटेशन को भूलकर बड़ी दिलजमी से मुसलमानों की लूट मार में मसरूफ हो जाते हैं। रात भर की लूट खसूट के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। कर्फ्यू की आड़ में कमिश्नर या कलेक्टर फैक्ट्री का संगे बुनियाद रख देता है। सेठ साहिबान गवर्नमेंट के किसी फंड में खातिर खा अतिये का ऐलान फरमाते हैं और इस तरह नत्था नगर में बड़ी खुशउस्लूबी से एक नई फैक्ट्री का इजाफा हो जाता है। क्या इस बार भी सेठ बद्री प्रसाद झंझिया ने कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह के साथ कोई साजबाज की है? मैंने पूछा। बैरिस्टर नूरुल हसन ने अपनी बंद ड्राइंग रूम में घबराकर इधर उधर देखा और फिर अपने होंठों को ऐन मेरे कान के साथ मिलाकर आहिस्ता से बोले, सुनने में आया है कि इस बार 50,000 रुपए पर सौदा तय हुआ है। अगला सारा दिन मैंने भागलपुर कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में सर्व किया। पिछले 10 बरस के दौरान नत्था नगर में जितनी नई फैक्ट्रियां लगी थीं, उन सब की फाइलें निकाल कर पढ़ी। वाकई बैरिस्टर नूरुल हसन की बात हर्फ बहर्फ सही थी। हर फैक्ट्री की बुनियाद हिंदू मुस्लिम फसाद पर खड़ी हुई थी। लेकिन ये अजीब बात थी कि इन फसादात के सिलसिले में न कहीं कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह का नाम आता था, न सत्यनारायण पांडे का, बल्कि पुलिस और मैजिस्ट्रेटों के तहकीकाती रिपोर्टों में बिल इल्तजाम मुसलमानों को ही मोरद इल्जाम ठहराया गया था। नत्था नगर में कुछ मजीद तहकीकात के बाद एक रोज मैंने राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद झंझिया को अपने दफ्तर में तलब किया। राय बहादुर बादामी सिल्क की शेरवानी और सफेद बर्राक धोती में मलबूस, जरीदार पगड़ी पहने और माथे पर 1.5-2 इंच लांबा पान के पत्ते की शक्ल का तिलक लगाए खैरामा तशरीफ लाए और कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सरकारे वाला के मदार के साथ अपनी खानदानी वफादारी पर एक तवील तकरीर झाड़ दी। मैंने हुकूमत के साथ उनकी खैर सगालियों और वफाशियारियों की जी भर कर तारीफ की और साथ ही कहा, सेठ साहब, आप अपने वक्त के हातिम ताई भी तो हैं। कारहाय खैर में आपके फयाजाना चंदों की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है। मेरी इस बात पर सेठ मान मोहतात होकर बैठ गए। उनके दिल में ये खतरा उभरा कि इस तमहीद के बाद गालिबन मैं उनसे किसी फंड के लिए चंदा मांगने वाला हूँ। इसलिए हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर वो बोले, अरे जनाब, कहाँ के हातिम ताई, दिन रात कोलू में जुट कर टुकड़ा कमाते हैं। जब कभी परमात्मा की दया होती है तो हुजूर लोग की सेवा भी कर लेते हैं। आजकल हाथ बड़ा तंग है। इस फैक्ट्री के झंझट ने सारा कारोबार ठप कर दिया है। सेठ जी, आपका हाथ कब तंग होता है? मौका पाकर मैंने तुर्क का पत्ता फेंका। अभी तो आपने कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह को 50,000 रुपए का दान दिया है। ये सुनते ही सेठ साहब को एक झटका सा लगा। उनके होंठ खुश्क होकर यूं फड़फड़ाने लगे जैसे चिड़िया का बच्चा अंडे से निकलकर जमीन पर गिर पड़ता है और बड़ी बेबसी से सिसक कर सांसें लेने के लिए चोंच खोलता है। आप परेशान क्यों हो गए सेठ साहब? मैंने अपने लहजे में जुमानी तंज भरकर कहा। कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह बड़े नेक आदमी हैं। वो आपका रुपया बड़ी ईमानदारी से उसी कार्य खैर में लगाएंगे जिसके लिए आपने दान दिया है। राय बहादुर सेठ बद्री प्रसाद झंझिया के मुंह में मसनूई दांतों का जबड़ा किसी कदर ढीला पड़ गया था। अपने पोपले मुंह से उसे संभालते हुए उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो मैंने बड़ी बेरुखी से उन्हें रोक दिया। राय बहादुर, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मैंने रुखाई से दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। राय बहादुर ने हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे घूरा। वो तौन और करहन कुर्सी के बाजुओं का सहारा लेकर खड़े हुए तो उनकी पतली पतली टांगों पर धोती के पल्ले अधमोई मुर्गी के परों की तरह फड़फड़ा रहे थे। उनकी जरी पगड़ी भी बेतरतीबी से एक तरफ को ढलक गई थी और मसनूई दांतों का जबड़ा हिल जाने की वजह से इलायची और बादामों का लुआब, जिन्हें वो अरसे से चबा रहे थे, मुंह के एक कोने से पान की पीक की तरह बेअख्तियार बहने लगा था। राय बहादुर ने जूं तूं करके इलायची और बादामों के लुआब का एक लंबा सा घूंट निकला और बड़ी लजाजत से बोले, हुजूर, मैं आपका दास हूँ। आपने जिस सेवा के लिए मुझे बुलाया था उसका हुक्म दें, मैं हर तरह हाजिर हूँ। मैंने तलखी से कहा। राय बहादुर, कुमार इंद्रदेव नारायण सिंह को 50,000 का दान देकर आपने जो सेवा करनी थी वो तो कर ही चुके हैं। अब आप घर जाकर शांति से सुख की नींद सोएं।
मेरी असली बात सुनी अनसुनी करके सेठ साहब जाते जाते दरवाजे में रुके और पुकार कर एक बार फिर वही पुरानी रट लगाई। हुजूर, मैं आपका दास हूँ, आप जिस सेवा का हुक्म देंगे मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अगले रोज मैंने कुमार इंद्र देव नारायण सिंह को अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने आने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि शाम को वो क्लब में आ ही रहे हैं, जो बात करनी हो वहीं कर ली जाए। शाम के वक्त कुमार इंद्र देव नारायण सिंह क्लब तशरीफ लाए। एक हाथ में विस्की का गिलास उठाए वो बड़े तुमतराक से मेरी तरफ लपके और लहक लहक कर बोले, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बहादुर, आदाब अर्ज़ है। आजकल बड़ी बड़ी तलबियां हो रही हैं, लीजिए बंदा हाजिर है, फरमाइए क्या हुक्म है। पहले तो मैंने उनका कोई नोटिस ना लिया, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने इसी तरह बुलंद आहंगी से अपनी मौजूदगी का ऐलान किया तो मैंने खुश्क सा जवाब दिया, मिस्टर सिंह, मैं दफ्तर की बातें दफ्तर में ही किया करता हूँ, क्लब में सरकारी बातें करने का आदी नहीं हूँ। कुमार इंद्र देव नारायण सिंह ने गट गट करके विस्की का गिलास खत्म किया और गर्दन झटक कर गुस्से से बोले, बाप रे बाप, ये ठाठ हैं जनाब के। अरे शुक्रवार 8 दिन तो आपकी सर्विस है, अभी से दिमाग आसमान पर चढ़ा हुआ है। मैंने उस बात का कोई जवाब ना दिया। कुमार साहब तेज तेज कदम उठाते बार में गए और विस्की का एक ताजा गिलास भरवा कर ले आए। मेरे सामने खड़े खड़े उन्होंने 2-3 सांस में गिलास खाली किया और गरज कर बोले, असिस्टेंट कमिश्नर बहादुर, क्लब में बात करने के आदी नहीं, कुमार इंद्र देव नारायण सिंह को दफ्तरों में हाजिरी भरने की आदत नहीं। अब बात बने तो कैसे बने। मिस्टर सिंह, मैंने जवाब दिया, आप कल सुबह 10 बजे मेरे दफ्तर में तशरीफ ला सकते हैं। कुमार साहब ने तहकीर और इस्तेहजा से भरपूर बड़े जोर का कहका लगाया और छाती फुलाकर बोले, आपका ये खाकसार कमिश्नर और कलेक्टर से नीचे किसी टटपुंजिया दफ्तर में नहीं जाया करता। ये बात अब तक आपको मालूम हो जानी चाहिए थी।